इनके में भी है, खाली इतना ही है। देखिए, तो देखिए आज का जो चैप्टर है हमारा, वैसे तो लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी फाइल पर, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। जो आज हम बात करेंगे वो टोटल बात करेंगे कॉस्ट शीट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम बेटा, किसकी बात करेंगे हम? कॉस्ट शीट की बात करेंगे टोटली हम। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? देखो बस एक बात ध्यान रखना, थोड़ी प्रीवियस नॉलेज के पीछे जा रहा हूं मैं, कॉस्ट शीट की बात करने से पहले। बात क्लियर होगी नहीं होगी? प्रीवियस नॉलेज ये थी, जो ऑलरेडी ऐसे तुम दोनों को तो पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे हम थोड़ा सा अपनी चीज़ों को एक तरीके से एक तार के अंदर फिरोल, एक माला बना लो उसके समझने के लिए। तो बेटा एक्चुअली क्या है, हमें जो समझना है वो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, वो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। हाँ बेटा, क्या है बेटा, जोर से बोलो। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। भाई कॉस्ट के कितने एलिमेंट होते हैं अगर देखा जाए, मतलब अगर हम देखें कि भाई किसी भी प्रोडक्ट को अगर तुम बनाते हो तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितने तरीके के एलिमेंट, कितने तरीके की कॉस्ट आती है। तो आपको बेटा याद होगा कि मैंने बताया था 3 तरह की कॉस्ट आती है, याद आ रहा है? बोलो हाँ या ना, याद है ना हरित? 3 तरह की कॉस्ट आती है, 1 2 और 3। ठीक है ना? हमारी 3 तरह की कॉस्ट आती है। कौन कौन सी कॉस्ट आती है? पहली कॉस्ट का नाम क्या था हरित? मटेरियल कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट क्या होती है? लेबर कॉस्ट। और तीसरी होती है तुम्हारी अदर एक्सपेंसेस। बात क्लियर हो गई? मटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस। फिर बेटा मैंने एक बात बोली थी कि जो मटेरियल लेबर है इन्हें हम फर्दर बाइफ्रिकेट कर देते हैं, इसमें 2 पार्ट में, 1 2, फिर 1 फिर 2, फिर 1 फिर 2। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब इधर क्या लिखा हो इधर समझना। इधर हम कहते हैं एक तरीके से 2 तरीके के मटेरियल होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। जोड़ तो बोलो, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ऐसे लेबर कितने तरह की होती है भैया नयन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है नयन? चलो जी। और अदर एक्सपेंस कौन से होते हैं बेटा जी? वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बात क्लियर हो गई? अब देखो फटाफट फटाफट रिकॉल करते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है। बेटा डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी बनने वाला नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर तुम्हें एक लकड़ी की मेज बनवानी है, तुम्हें लकड़ी चाहिए, फेविकॉल कील नहीं चाहिए, तो लकड़ी जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन फेविकॉल कौन सा मटेरियल है? इनडायरेक्ट है, जो डायरेक्ट के पीछे पीछे आएगा। बोलो हाँ या ना? पहले हमें क्या चाहिए? लकड़ी, वुड। हाँ या ना? उसके पीछे ऑटोमेटिक फेविकॉल भी आएगा, कीलें भी आएंगी, समझ गए? वो इनडायरेक्ट है। ऐसा भी कहते हैं कि जो मटेरियल डायरेक्टली ट्रेसेबल है वो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है वो इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर काउंट हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया। ऐसे एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। देखो लेबर का मतलब पहले समझ लेना। देखो लेबर का मतलब नॉर्मली हम समझते हैं जो लोग मजदूरी कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर का मतलब मजदूरी नहीं होता बेसिकली। ये आसान भाषा में मजदूरी भी कहोगे तो खाली मजदूरी को हम कहते हैं कि एक तरह से अनपढ़ लोग, मतलब एक तरीके से जो स्किल्ड वर्क करते हैं, या जिसके पास क्या होता है थोड़ी सी नॉलेज होती है काम को करने की, स्किल होती है। हाँ है ना? और नॉर्मली हम कहते हैं मतलब जिन्हें हम वेजेस देते हैं उन्हें हम लेबर कह देते हैं टेक्निकली, लेकिन एक्चुअल में और जिनको हम सैलरी देते हैं उन्हें हम लेबर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इस पर काम नहीं करता। कॉस्ट अकाउंटिंग ये कहते हैं कि तुम सैलरी दे रहे हो या वेजेस दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, सामने वाला बंदा लेबर है। फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है वो भी लेबर है, ऑफिस के अंदर सैलरी वर्क कर रहा है, चार्टेड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो वो भी लेबर है। आया समझ में नहीं आया? बात क्लियर होगी नहीं होगी? मतलब हर बंदा जिसको हम जो हमारी कंपनी में काम कर रहा है, हाँ, वो लेबर के अंदर ही काउंट होगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब लेबर 2 तरह की होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भाई वो लेबर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनता है, वो डायरेक्ट है। और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। मेरे पास समझ में आ गई नहीं आ गई? बोलो हाँ ये ना, कॉमन सेंस। अब चार्टेड अकाउंटेंट इधर आएगा, बोलो हाँ ये ना, चार्टेड अकाउंटेंट
इधर आने वाला है, उसको जो सैलरी वगैरह पे कर दोगे। ऑफिस के अंदर जो स्टाफ होता होगा, कैशियर होता होगा, अकाउंटेंट होता होगा, वो सब इधर ही आएंगे। लेकिन अगर कोई मशीन ऑपरेटर है जो मशीन बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मशीन हैंडलिंग में इन्वॉल्व है बंदा, वो क्या है, वो प्रोडक्शन में इंक्लूडेड है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनता है। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है या नहीं है? ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, कोई मतलब स्टिचिंग कंपनी होती है जो मतलब कपड़ा बनाती है, मान के चलो, हाँ है ना। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली में जाओगे ना, गांधीनगर के अंदर, तो दिल्ली गांधीनगर में ना, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये मेरी टी शर्ट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एम्ब्रॉयडिंग हो रही है, तुम हो सकता है तुम्हारे कपड़ों पे भी हो रही हो एम्ब्रॉयडिंग, हाँ है ना, क्लियर है। अब ये जो एम्ब्रॉयडिंग, ये एम्ब्रॉयडिंग नहीं है, ये बिल्ला चिपका दिया गया है ये एम्ब्रॉयडिंग एम्ब्रॉयडिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि धागे से तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे नेम को क्रिएट करना। तो वहाँ पे ना गांधीनगर में, मतलब हमने तो बस यकीन मानना कि जब हम एबीएसएस की टी शर्ट बनवाते थे ना, तो पहले हमने शुरुआत करी थी प्रिंटिंग से, कि भाई प्रिंट करा दो। बट प्रिंट क्या होता था, हट जाता था। भाई ऑब्वियस बात है, वॉश करोगे हट जाएगा वो प्रिंट, सीधी सीधी बात है। फिर हमने बोला कि एम्ब्रॉयडिंग कराएंगे एबीएसएस का नाम, मतलब धागे से लिखवाएंगे। कितनी बार दो लोग हटेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? हमने यहाँ से पहले गाजियाबाद में बात करी, गाजियाबाद में कहीं पर भी, पूरे गाजियाबाद में एम्ब्रॉयडिंग का काम नहीं होता। आपको क्या भैया होता है, वो लोग करते हैं, वो छोटी मशीन पे करते हैं अपने हाथों से, टक 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 चला चला गए, तो उनकी में वो कला नहीं आती। हम दिल्ली गए, हमने दिल्ली में पता करा गांधीनगर में, तो जिस टाइम टी शर्ट होता था ना, उसने बताया कि यहाँ तो फैक्ट्री खुली पड़ी है एम्ब्रॉयडिंग की, उस अंदर मार्केट में घूमो। उसने एक बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर दिया, भाई साहब हम उसके एरिया तक जैसे पहुंचे, एरिया तक जाने से पहले पहले ही 50 फैक्ट्रियाँ पड़ गई एम्ब्रॉयडिंग की। यकीन मानोगे, एम्ब्रॉयडिंग की मशीन कितनी बड़ी होती है, यहाँ तक शुरू होती है, वहाँ पे खत्म होती है। इतनी बड़ी एक मशीन होती है एम्ब्रॉयडिंग की। और एक साथ उन मशीनों पे मान के जो टी शर्ट डाल दिए ना, टी शर्ट लगाई गई है उन एम्ब्रॉयडिंग पे, ठीक है ना, तो एक साथ लगभग लगभग 10-15 टी शर्ट लगी पड़ी हैं, एम्ब्रॉयडिंग हो रही है उन पे एक साथ। और पूरा कंप्यूटराइज्ड है, पेन ड्राइव से लोगो लगाया जाता है उसमें, वो लोगो स्कैन करते हैं कभी पट टट टट टट, वो रील लगा दी जाती है, रील कितने बड़े बड़े गट्ठे लगाए जाते हैं, और हर जगह से रील सप्लाई हो रही होती है उनमें, समझ गए। बहुत तगड़ा काम है। हम तो देख के खुश हो गए, भाई क्या देख लिया हमने, नई मशीन देखी ना, नई कारीगरी देखी हमने पहली बार, एम्ब्रॉयडिंग का काम देखा पहली बार, कैसे होता है भाई, मशीनों से होता है। अभी मशीन मेड है एक्चुअल में, तभी एग्जैक्ट आएगा, उतना ही साइज आएगा जितना बोला गया था मशीन को। और हाथों से करोगे तो ऑब्वियस बात है ऊपर नीचे हो जाएगा साइज, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, ध्यान रखना। अब जैसे अगर मैं बात करके चलूँ, देखो जो बंदा उस मशीन को चला रहा है, भाई दो दो बंदे एक मशीन पे लगे होते हैं एवरेज बेसिस पे, है ना, जो देख रहे होते हैं। बात क्लियर होगी नहीं होगी कि भाई कपड़े को लेना, कपड़े को उसे कहते हैं ना, तुमने देखा, तुमने जैसे सांचा होता है एक्चुअल में, मतलब कभी किसी ने एम्ब्रॉयडिंग देखी हो, घर में भी महिलाएं करती हैं, हाँ, अपने सुई धागे से भी एम्ब्रॉयडिंग करती हैं बेसिकली। तो सांचा होता है, गोल गले का सांचा होता है गोला, तो उसके अंदर कपड़ा लगाया जाता है, फिर फंसा दिया जाता है, तो कपड़ा टाइट हो जाता है, तो वो लगती है मशीनों में, वो भी लगाए जाते हैं, समझ गए। तो एक बंदा वो लगाता है, मशीनों में फिट करता है, तो लगभग एक मशीन पे 2 बंदे काम करते हैं, तो दे आर कॉल्ड डायरेक्ट लेबर, क्योंकि उनसे ही मशीन ऑपरेट हो रही है, वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। आया सही में नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? कौन है, बात क्लियर होगी नहीं होगी? लेकिन अगर मान के चलो दुकान का मालिक है, बोलो आइए ना, वो तो मशीन नहीं चला रहा ना, वो तो क्या कर रहा है, लेबर से काम कर रही है, नहीं कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट लेने देने का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो तो काम पकड़ने का काम कर रहा है, वो तो कौन सी लेबर हो गई, इनडायरेक्ट लेबर। अगर आपको सुपरवाइजर रखा गया है तो आया समझ में नहीं आ गया, ठीक है। अब आता है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट की डेफिनेशन अगेन वही है, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो डायरेक्ट है, और जो नहीं है वो इनडायरेक्ट है। इसका मतलब भी यही निकलता है, मैं आपको सही बता के चलूँ, जो ये है वो ये है, जो ये नहीं है वो ये हो जाते हैं, समझ गए। अब पहले दिमाग लगाओ इसको, अदर एक्सपेंसेस को कैसे पढ़ा जाता है पहले बता देता हूँ, सुन लो। जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, क्या होगा, एक्सपेंस होगा, अदर एक्सपेंस होगा। फिर अदर एक्सपेंस में चेक करो कि अगर ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड है तो ये डायरेक्ट है, नहीं है तो इनडायरेक्ट होगा। चेक करने का तरीका यही है इसका, समझ गए। अब जैसे मैं इसके एग्जाम्पल तुम्हें देता हूँ, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान के चलो कि तुमने आजकल लोग करते भी हैं ऐसा काम बेसिकली, ठीक है, कि
लोगों को ना जैसे अपनी किचन चलानी होती है, किचन की जैसे रेस्टोरेंट चलाना होता है, अब रेस्टोरेंट में किचन चलानी होती है, सबसे ज्यादा जो पैसा लेता है ना किचन कहाँ से चलती है, स्वाद से। स्वाद कौन देता है, शेफ। अब शेफ महंगा पड़ता है लोगों को नॉर्मली, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो विवेक बिंद्रा की क्लास में मैं गया था अभी रिसेंटली, उसने एक बहुत बड़ी आइडिया दिया था, खैर मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन मैं अपनी मतलब अपने एग्जाम्पल में ले रहा हूँ उसकी नॉलेज को। वो कह रहा है किचन चलानी है, चलानी किचन, किचन चलानी है, चलानी है। एक बंदा दुबई का खड़ा हुआ था वहां पे, जो दुबई में किचन चलाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब शेफ आएगा, साल भर का 1 करोड़ रुपए लेगा शेफ, बढ़िया वाला, लेगा लेगा, है ना। दे पाओगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। शेफ की 2 दिन छुट्टी होती है, एक जुम्मे की रात को, फ्राइडे, है ना, और एक संडे को होती है, हाँ होती है, होती है। 2 दिन ले लो बस छुट्टी के, ठीक है ना, और 10 लौंडे अपने खड़े कर दो, समझ गए, क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना। आई डू यू सी वाली पॉलिसी लगाओ, मतलब उस शेफ से खाना बनवाओ और फिर 10 लोगों को सिखाओ और उनकी 6 महीने से ट्रेनिंग कराओ, लोंडे सपा चट हो जाएंगे, वो शेफ बन जाएंगे 1-1 करोड़ वाले, समझ गए, कितना मसाला डालना क्या डालना वो समझ गए। अब ये मेरा एग्जांपल क्या था कि भाई आपने, वो आपका परमानेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, बट आपने किसी बंदे को, टेक्निकल बंदे को कह लो या किसी भी स्किल्ड पर्सन को बुलाया ट्रेनिंग के लिए, तो क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन रिलेटेड अगर बंदा आ रहा है, कोई डायरेक्ट मशीन से कनेक्टेड कोई बंदा आ रहा है, समझे। ये अगर आप कोई मोल्ड बनवाते हो, साँचे बनवाते हो, उनका कोई खर्चा आ रहा है, रॉयल्टी पे कर रहे हो किसी चीज की, मतलब जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड है। अगर आप कोई ऐसा सामान बना रहे हो जिसके लिए आपको सामने वाले बंदे को रॉयल्टी पे करनी पड़ रही है, लाइक बुक्स, है ना, टीएस गेवाल ले लो एग्जाम्पल के तौर पे। अब सुल्तान चंद बुक बनाता है, लेकिन टीएस गेवाल को रॉयल्टी पे करता है, बोलो आए ना, तो रॉयल्टी कौन सा खर्चा हो जाएगा उसके लिए, डायरेक्ट खर्चा कहलाएगा। आया समझ में, नहीं आया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। चलो, तो बेटा मैंने क्या बोला था नयन, हाँ नयन, मैंने क्या बोला था कि भैया अगर मैं डायरेक्ट खर्चों को जोड़ दूं, हाँ बहुत बढ़िया, अगर मैं डायरेक्ट को जोड़ दूं तो डायरेक्ट को जोड़ने से क्या बनेगी हमारी प्राइम कॉस्ट। जित जितने भी जितने भी नयन बेटा मैंने क्या बोला था, जितने भी जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं उन्हें जोड़ो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो दीदी क्या बन जाएगा, ओ दीदी क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। बात क्लियर हो गई, क्या बन जाएगा दीदी ये, बोलो आइए ना, ठीक है लाला जी। अच्छा दूसरी बात, इधर आ जाओ, मैंने क्या बोलता, अगर मैं सारे इनडायरेक्ट जोड़ दूं, क्या कलर चेंज करूं, ओहो माय गॉड, माय गॉड, कलर चेंज, जितने भी इनडायरेक्ट है उनको जोड़ दूं, जितने भी इनडायरेक्ट है अगर मैं उनको जोड़ दूं, तो दीदी क्या बन जाएगा, ओवरहेड। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उन्हें ओवरहेड ही कहते हैं, क्या कहते हैं लाला जी, बोलो जल्दी फटाफट से, उन्हें क्या कहते हैं हम, ओवरहेड कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आया सही में नहीं आया। अब फिर बेटा मैंने एक बात बताई थी, ओवरहेड कितने लेवल पे होते हैं, 3 लेवल पे। ओवरहेड कितने लेवल पे होते हैं, 3 लेवल पे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले दूसरा तीसरा, बेटा पहला होता है फैक्ट्री लेवल पे, पहला ओवरहेड हो गया तुम्हारा फैक्ट्री लेवल पे, दूसरा ओवरहेड हो गया तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल मतलब मैनेजमेंट लेवल पे, और तीसरा होता है तुम्हारा सेलिंग लेवल पे। दीदी क्लियर है, फैक्ट्री लेवल पे होने वाले ओवरहेड इन्हें हम कहते हैं, इनके नए नए नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड कह लो, वर्क ओवरहेड कह लो, प्रोडक्शन ओवरहेड कह लो, बात एक ही है, बात समझ गए। एडमिन लेवल पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग लेवल पे
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया, कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड 3 लेवल पे होते हैं। तो कुल मिला के जो कहानी है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों की है। और इनडायरेक्ट खर्चों को इनडायरेक्ट खर्चा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ओवरहेड बोलते हैं। मतलब ओवरहेड का मतलब ओवर दी हेड। ओवर दी हेड का मतलब है, ओवर दी हेड का मतलब है प्राइम कॉस्ट के अलावा, मेन कॉस्ट के अलावा, इसे बेसिक कॉस्ट भी कहते हैं। बेसिक कॉस्ट, मेन कॉस्ट, समझ गए? बेसिक कॉस्ट, मेन कॉस्ट के अलावा जो भी आप खर्चा कर रहे हो, आप इनके अलावा जो भी खर्चा कर रहे हो वो ओवरहेड कहलाते हैं। समझ गए? तुम्हारे ओवरहेड तुम्हारी कॉस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ये अदर एक्सपेंस भी कह सकते हो तुम इसे। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बहुत बढ़िया, चले आगे, चले 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 चले, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमें बात किसकी करनी है मेरे बेटा जी? कॉस्ट शीट की। किसकी बात करनी है मेरे बेटा? कॉस्ट शीट की। अब देखो, कॉस्ट शीट का बेसिक मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लेना। देखो, अगर मैं सीधी सीधी बात करके चलूँ, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, कॉस्ट शीट का जो मतलब लिखा हुआ है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज, ये देखो यहाँ से, एंटरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर अ कॉस्ट सब्जेक्ट, ये सबसे मेन लाइन है। क्या है बेटा कॉस्ट शीट का मतलब? बोलो फटाफट दे। कॉस्ट शीट का मेन मतलब क्या है? एंटरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर कॉस्ट सब्जेक्ट। क्लियर ही नहीं है? क्या मतलब है बेटा? बोलो फटाफट दे। एंटरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, बोलो फटाफट दे। एंटरटेन, कौन है? कोई है? एंटरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट सब्जेक्ट। याद है कल मैंने पढ़ाया था आपको कॉस्ट सब्जेक्ट, पढ़ाया था। कॉस्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या था? कॉस्ट सब्जेक्ट का मतलब था, एक तरीके से ऐसा मान के चलो कि भैया किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की कॉस्ट फाइंड करना पर यूनिट। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो मैं क्या फाइंड करूंगा? कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी बैठ रही है मेरी, ये तो निकालूंगा मैं। कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी बैठ रही है, मुझे वो देखनी है। आया समझ में? नहीं आया? ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट की एक तरीके से कॉस्ट शीट बना रहे हैं हम। और अगर मैं अपनी कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो मैं अपनी कॉस्ट शीट में क्या दिखाऊंगा? एक नॉर्मल आसान भाषा में, कि पूरे साल भर में एविएशन कौन कौन सी कॉस्ट करता है, और एविएशन के पास कितने नंबर ऑफ बच्चे आते हैं पूरे साल भर में, और पर बच्चा उसका कितना खर्चा बैठ रहा है। क्लियर नहीं है? ठीक है ना? अब ये मेरी मदद कहाँ करेगा? ऑब्वियस बात है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें, अगर हम कोई धंधा कर रहे हैं तो हमें अपनी अपने प्रॉफिट, अपने मार्जिन, अपनी सेल वैल्यू से पहले अपनी कॉस्ट का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमें अपनी कॉस्ट नहीं पता ना तो हम धंधा कर ही नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना हमेशा। प्राइमरी वैसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है अपने कॉस्ट पता करो। यानी कि एक्चुअली जब मुझे मेरी कॉस्ट पता लगेगी ना, अरे अच्छा, मैं जितना खर्चा करता हूँ बच्चों के ऊपर, उसमें एक बच्चे पे कितना खर्चा आ रहा है। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ? बस खर्चा कर रहा हूँ, मान लो। एक तो हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, ले लो बच्चों के लिए, हाँ ये अच्छी चीज़ है, ले लो। तो कई बार क्या होता है कि तुम पे इतना पैसा होगा भी नहीं, और तुम एक्सपेंस किए जा रहे हो। और एक्सपेंस करने से तुम कहीं ना कहीं अपने पास क्या क्रिएट कर लोगे? डेफिशिएंट फंड क्रिएट कर लोगे अपने लिए। तो हो सकता है कि डेफिशिएंट फंड को भरपाई करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उधार उधार लेना पड़ जाएगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि तुम पहले कॉस्ट फाइंड कर लो अपनी। तो कॉस्ट फाइंड करने से तुम्हारा फायदा ये होगा कि तुम्हें एटलीस्ट ये पता रहेगा कि मुझे फीस कितनी कॉट करनी है, मुझे बच्चे को कितना पैसा मिनिमम से मिनिमम मुझे चाहिए ही चाहिए, इन एनी हाउ। आया समझ में? नहीं आया? तो कॉस्ट फाइंड करने से क्या होता है? कंपनी को अपने टारगेट पता लगते हैं, कंपनी जो है पर यूनिट अपना प्रॉफिट मार्जिन पता लगा सकती है, सेल वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस पता लगा सकती है। ये फायदा होता है कॉस्ट शीट का। तो कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। किसी भी मतलब अपने पूरे कंपनी के अगर बात करेंगे, इकोसिस्टम की बात करेंगे पूरी कंपनी की, तो उसमें कॉस्ट कंट्रोल कहाँ कहाँ हो सकती है, कौन सा खर्चा बहुत ज़्यादा अननेसेसरी तो नहीं हो रहा, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। आया समझ में? नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ या ना? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत? आया? चलिए, तो बेटा देखो ध्यान रखना कि इसे हम बोलते हैं कुल मिला के कॉस्ट शीट। अब देखो मैं बात करूंगा कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की। किसकी बात करूंगा? कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की। बात क्लियर हो गई? पूरा फॉर्मेट एक बार पहले फॉर्मेट समझ लेंगे,
फिर फॉर्मेट के अंदर सारी बातें समझ में आ जाएंगी हमें, क्लियर ही नहीं है। चलो, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पता है यहाँ पर क्या है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। दीदी वाली बुक दोगे? ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इससे कनेक्टेड अगर मुझे कुछ अलग वर्किंग नोट बनाने को तो बनाता हुआ चलूंगा मैं। ये मैंने राइट हैंड इधर खाली छोड़ दिया कि अगर मुझे कोई वर्किंग करनी होगी तो मैं राइट में कर लूंगा, ठीक है, नेसेसरी। ये ध्यान रखना, फॉर्मेट में समझा के भेजूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें कंठस्थ हो जाना चाहिए, ठीक है। तुम्हें ऑब्वियस सी बात है फुल फ्लैश क्वेश्चन तो आएगा नहीं, सीएमए वालों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली। तुम्हें ऑब्वियस सी बात है इसी क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तुम्हें आएंगे, और वो तुम्हारी बुक के पीछे दे रखे इनफ है, ये ध्यान रखना। बात क्लियर हो गई? चलो देखिए, अब फॉर्मेट की तैयारी करते हैं फटाफट से, आ जाओ। देखो सबसे पहले ना, सबसे पहले मेरे बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं, पर्टिकुलर लिखेंगे यहाँ पर हम, और मेरे बेटे यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट। इतनी बात मेरी क्लियर है? अच्छा, मैंने अभी जो तुम्हें ऊपर समझाया है उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि सारे डायरेक्ट खर्चे जोड़ देंगे तो बेटा हमारी क्या बनेगी, बोलो फटाफट से, प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या मेरी इतनी बात तुम्हें डाइजेस्ट हो गई? हाँ या ना? ठीक है, इसके लिए मैं इसको ना मैं ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। भैया थोड़ा सा ना और डाइजेस्ट करवाओ, इसके लिए बनाऊंगा एक वर्किंग नोट नंबर 1, #1 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब मैं इसको जोड़ दूंगा लाला जी, ओ लाला जी, तो हमारी क्या बन जाएगी ये, प्राइम कॉस्ट। क्या बन जाएगी हमारी ये, प्राइम कॉस्ट। पहले हम यहाँ तक की बातें करेंगे आपसे, बात क्लियर हो गई, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं। ये बात तो मैंने बोल दी थी ना कि प्राइम कॉस्ट है, बेसिक कॉस्ट है, यानी प्राइम कॉस्ट बेसिक कॉस्ट का मतलब है कि अगर ये कॉस्ट नहीं होगी तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। बोलो हाँ या ना, मेरे पास समझ में आई? ये कॉस्ट होनी जरूरी है, बिना इस कॉस्ट के तो कुछ कर ही नहीं पाओगे तुम, ये मानो आप। आया, क्लियर होगी मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल की बात करी है, तो एक काम करते हैं, जब मटेरियल की मैं बात कर ही रहा हूँ तो हैंड टू हैंड यहाँ पर बात करता हूँ, इन्वेंट्री वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर। क्या लिख रहा हूँ नए बच्चे, इन्वेंट्री। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप नॉर्मली इसे स्टॉक भी कहते हो, बट स्टॉक वर्ड यहाँ यूज नहीं होता टेक्निकली, अगर मैं बोलूँ यहाँ ज़्यादातर वर्ड इन्वेंट्री यूज होता है बेसिकली, ठीक है। या फिर थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ ना, कॉस्ट अकाउंटिंग बाइफिकेशन करती है इन्वेंट्री और स्टॉक में। वो कहती है कि इन्वेंट्री क्या है जो अधूरा है, स्टॉक क्या है जो पूरा है, तो यानी कि फिनिश स्टॉक बोलती है वो, फिनिश स्टॉक। लेकिन रॉ मटेरियल ये WIP को इन्वेंट्री बोल देती है, क्या बोल देती है, समझ गए? जो अधूरा है वो इन्वेंट्री है, जो पूरा है वो स्टॉक है। जबकि आपको पता है ये दोनों शब्द जो हैं वो इंटरचेंजेबल एक्सचेंज करके हम यूज करते हैं, लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन बारीकी मैंने बता दी आपको। इन्वेंट्री टेक्निकली यूज होती है जो अधूरा है, रॉ मटेरियल या WIP इन्वेंट्री, है ना। फिनिश गुड्स से जनरली स्टॉक वर्ड यूज होता है क्योंकि वो पूरा है। आ गया? अब ये बात आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप तो फाउंडेशन में AS2 पढ़ के आए हो कि भैया इन्वेंट्री 3 तरीके की बता रखी है, ये स्टॉक 3 तरीके की बता रखी है, 1, 2 और 3। हाँ ये ना, 1, 2 और 3, बोलो हाँ ये ना। आपको याद है ना बेटा, पहला कौन सा बताया था हमने, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, हमने क्या नाम दिया था याद है, कच्चा माल। दीदी क्या नाम दिया था, कच्चा माल, मतलब जो भी पका हुआ नहीं है, मतलब कच्चा है, रॉ मटेरियल है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल चाय और चाय पत्ती में अंतर है या नहीं है ना? चाय तो पीते हो, क्या चाय पत्ती खाते हो? नहीं, क्यों नहीं खाते चाय पत्ती? ये वो कच्चा है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब इधर देखो, फिर है वर्क इन प्रोग्रेस। दीदी हम इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? WIP। इसे, इसका मतलब है, हमने कई जगह लिखा हुआ मिला है, कार्य। हाँ हाँ, प्रगति के पास है। कौन है प्रगति? ये जब CMA बन जाएगा ना, और जिसको जब इसका ऑडिट कोई और छीन लेगा, ये बोलेगा कार्य प्रगति पर है, अब कार्य मेरे पे नहीं है। हाँ, क्लियर ही नहीं है। फिर क्या लिखा है? फिनिश गुड्स। इसे हम क्या कहते हैं? पका हुआ माल, मतलब रेडी प्रोडक्ट। रेडी टू सेल, जो बिकने लायक है। समझ गए? अरे क्लियर है? बोलो। चलो, तो पता क्या है, आपने इन तीनों, ये देखना कोस्ट शीट के अंदर ना, ये तीनों इन्वेंट्री रहेंगी अलग अलग जगह। ये तीनों इन्वेंट्री रहेंगी अलग अलग जगह आएंगी। ये बात क्लियर होगी नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। देखो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध, पानी, इलायची, ये सब क्या है? कच्चा माल है। हाँ है ना? जब तुम गैस के ऊपर पतीला रख देते हो, पानी चढ़ा देते हो, इलायची अदरक वगैरह कूट के डाल देते हो, है ना, चाय पत्ती डाल देते हो, है ना, थोड़ी देर में दूध डाल देते हो, तो क्या है? चाय बन रही है, बनी नहीं है। फिर कार्य प्रगति पर आधा पका हुआ माल, इन प्रोसेस, है ना, मशीन के अंदर डला हुआ है माल। और जब बन के तैयार है, चाय बन के छान के तैयार है गिलास के अंदर, प्याली के अंदर, हाँ है ना, तो क्या है? फिनिश गुड्स। हाँ है ना? बोलो हाँ है ना, डोली चाय वाली की तरह। बात बात क्लियर हो गई? आया समझ में नहीं आया? ठीक है ना? आप ना इधर से मत देखो, आप इधर से देखो, टच नहीं होता टच टच नहीं होता है। आपको सामने से लगता है टच होता है, टच नहीं होता है। इधर से बनाओ वीडियो। बात क्लियर हो गई? आया समझ में नहीं आया? चलिए, तो ये मैंने बताया पहले 3 इन्वेंट्री होती है। अब देखो, ध्यान रखना, एक होता है स्टोर डिपार्टमेंट, जोर से बोलो। ठीक है, एक होता है स्टोर डिपार्टमेंट और एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट बोल रहा हूं मैं। कौन सा डिपार्टमेंट? स्टोर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हाँ जी मुन्ना जी, क्लियर है? एक है स्टोर और एक है प्रोडक्शन। ये बात क्लियर हो गई? आपको पता है स्टोर डिपार्टमेंट कौन सा होता है? जो अपने जो अपने पास क्या रखता है? रॉ मटेरियल रखता है। ये मतलब रॉ मटेरियल स्टोर करता है। जब भी रॉ मटेरियल परचेज होकर आएगा, सुन लो, जब भी रॉ मटेरियल परचेज होकर आएगा, वो स्टोर डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। बोलो आइए ना। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? वो रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करता है, और एक कंज्यूम्ड करके, रॉ मटेरियल कंज्यूम करके क्या बनाता है? फिनिश गुड्स। बोलो आइए ना। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, तुम खुद जवाब देना, मुझे बताना, फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स बनाने में कौन सा रॉ मटेरियल लग रहा है? जो इधर पड़ा हुआ है वो, जो फैक्ट्री में है वो? फैक्ट्री वाला। बोलो हाँ ये ना। तो फिनिश गुड्स में कौन से रॉ मटेरियल की कॉस्ट लूंगा मैं? इसकी है इसकी? फैक्ट्री वाले की। तो यहाँ जो पड़ा उससे तो भी फिलहाल मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि वो कंज्यूम्ड नहीं हुआ है, वो भी हमारी कॉस्ट बना नहीं है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो इसलिए हम जो स्टोर डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल है उसकी बात हम करते नहीं है, जो फैक्ट्री में भेज दिया है उसने उसकी बात करते हैं। जब भी इन्हें रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किससे मांगेगा? स्टोर डिपार्टमेंट से मांगेगा। मतलब इनके आपस में ऑब्वियस बात है, MRN वगैरह चलती है। MRN का मतलब होता है मटेरियल रिक्विजिशन रिसिप्ट वगैरह। मतलब ये रिक्वेस्ट देगा, MRR एक पर्ची काट के देगा कि भाई देखो हमें ये बनाना है, हमें ये क्वांटिटी इतनी, इतना इतना माल, इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए। हाँ ना? क्लियर नहीं है?
एक ऐसा मान के चलो जैसे मम्मी नहीं होती राशन चाहिए पापा से कहती हैं, ऐसे मान के चलो, ऐसे कहते हैं हाँ भैया हमें राशन दे दे, फिर राशन बेचता है यहाँ पर आ गया। अरे बात क्लियर होगी नहीं हो गई? क्लियर है? इसका काम है मटेरियल मेंटेन करना, इसका काम है मटेरियल को कंज्यूम करके फिनिश बनाना। आया समझ में नहीं आया? तो यानी कि इससे मैंने तीर इधर की तरफ चला दिया, तो इसलिए हमारा जो एजेंडा है वो इसको कैलकुलेट करने का एजेंडा है। बोलो हाँ ये ना। और ये तुम बड़े प्यार से कैलकुलेट कर सकते हो, ये तुम बड़े प्यार से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? हेडिंग लगाएंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम? बहुत आसान है, तुम्हें आता ऑलरेडी, सबको आता ही है, सबने कहीं ना कहीं सीखा हुआ है ये। क्या? ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग रॉ मटेरियल कह लो आप इसे। एड एड परचेजेस। अब यहाँ पे परचेज का मतलब ये नहीं होता कि कैश वाली है क्रेडिट वाली, भैया परचेज का मतलब है जो भी है ले लो, बात खत्म। आया समझ में नहीं आया? जो भी है ले लो, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना। चलो जी और बोलो। लेस लेस क्लोजिंग। देखो लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो यही फॉर्मूला है बस, अगर आसान भाषा में बोलूं तो यही फॉर्मूला है मेरे बेटा जी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आसान भाषा में बोलूं तो यही फॉर्मूला है। पहले से जैसे एग्जांपल दे दो, चलो आज इधर देखते, मैं मिटा दूंगा बाद में। हमारे पास 10,000 रुपये का मटेरियल था, हमने 2 लाख का मटेरियल परचेस करा, तो दीदी हमारे पास हमारे स्टोर में कितना माल पड़ा हुआ है? 210 का। दीदी मेरी बात क्लियर हो गई? दीदी मेरी बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। क्लोजिंग रॉ मटेरियल बताओ कितना है? मान के चलो 30,000 का रॉ मटेरियल अभी मेरे गोदाम में बच रहा है स्टोर डिपार्टमेंट में, तो दीदी 210 का था, 30 का बच रहा है, तो कितना हुआ गायब? 180। ये 180 कहाँ चला गया भैया? ये 180 यहाँ चला गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कंज्यूम होने के लिए। आया सही में नहीं आया? तो फॉर्मूला क्या बना बोलो? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। दीदी मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना। ये नॉर्मल से मैंने बात बता दी आपको, नॉर्मल नॉर्मल फॉर्मूला यही है, बट इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी आती हैं। जैसे कि अगर मान के चलो माल को परचेस करते वक्त आपने क्या पे करा है? कैरिज एंड फ्रेट पे करा है। तो वो भी आता है कैरिज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब देखो मैं फिर भी एक बात बोलूंगा, अगर प्रैक्टिकल दुनिया, वही बात, यही यही बात मैं बोलने वाला था, इसने मेरी बात छीन ली मुंह से, निकाल लिया एकदम। देखो वही वाली बात है, अब यहाँ पर मैंने कैरिज फ्रेट इनवर्ड लिख दिया, और ये बात मैंने कल तुम्हें समझाते वक्त बताया भी था सीएमए वालों को कि कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, कोई एक बेस नहीं है, कई सारी बातें होती है, मतलब आप इसके अलग ट्रीटमेंट दे सकते हो, बट फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। अब कई क्या होते हैं कैरिज या फ्रेट इनवर्ड को मटेरियल का पार्ट बना देते हैं, ठीक है। कई ऑडिटर्स ऐसे कहते हैं कि नहीं 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 ये तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बना दो। समझ गए? क्लियर नहीं है? डिपेंड ऑन की कंपनी किस तरीके से अकाउंटिंग कर रही है, कंपनी का एनवायरमेंट कैसा है, ये कंपनी कितना डेप्थ में काम करती है। आया समझ में नहीं आया? कंपनी जितना डेप्थ में काम करेगी ऑडिटर भी उतने डेप्थ में काम करेगा। आया ना? क्या मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? है ना? जैसे कि इसमें और कॉस्ट क्या आ सकती है, जैसे कि अगर आपका रॉ मटेरियल जो बाहर से आ रहा है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन से आ रहा है, एरोप्लेन बोलते हवाई जहाज बोलना था मुझे, वेसल्स के थ्रू आ रहा है ना, जहाजों के थ्रू आ रहा है, अडानी के बड़े बड़े कंटेनर आ रहे हैं, समझ गए? तो ऐसे ही नहीं आते, इंश्योरेंस होके आते हैं, समझ गए? तो ये वो इंश्योरेंस वगैरह भी इसके अंदर क्या होगा, वो मेटल का ही पार्ट बनेगा, समझ गए? वो भी मेटल का पार्ट बनेगा। क्लियर नहीं है? अगर तुम्हें कोई डिस्काउंट वगैरह मिल गया तो बट ऑफ कोर्स तुम्हारी कॉस्ट कम हो गई तो तुम क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं इस बात में, ठीक है। और अगर मान के चलो जैसे अगर एग्जाम्पल वो ले लेते हैं कस्टम ड्यूटी, देखो इंडिया में ना सारी टैक्स रिफंडेबल है बट कस्टम ड्यूटी रिफंडेबल नहीं होती। तो जो टैक्स तुम्हारा रिफंडेबल नहीं है दैट मीन्स वो तुम्हारी क्या बन गई? कॉस्ट बन गई। सही बात ही नहीं है? वो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। आया? क्लियर ही नहीं है? एक बात और बस लेस कर देता हूँ, लेस
इसे बोलते हैं स्क्रैप सेल। क्या बोला मैंने? ब्रैकेट में क्या मान रहा हूं मैं इसे? नॉर्मल लॉस। और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? रियलाइजेबल वैल्यू। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? रियलाइजेबल वैल्यू। बस मुन्ना बस। अब आपके मन में सवाल आएगा, भैया ये क्या कर दिया आपने? आपने ऊपर की दो बातें बताई वो तो हमें क्लियर है, बट जैसा आपने ये स्क्रैप से लेगा, ये क्या है? कई बार होता है ना कि माल आज, हाँ, ना ऐसा तो ना होता आधे आधे जंग लगा देगा। ऐसे कितना दूर था कि आ जाते लोहे में जंग लग गया। नहीं वो दो मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा। ये वाला नहीं है जो तू कह रहा है। ये स्क्रैप सेल कौन सा है? जैसे कई बार क्या होता है कि तुम्हारा रॉ मटेरियल जो है वही खराब हो गया, है ना? मतलब एग्जाम्पल जैसे तू जा सही रहा था बट एग्जाम्पल तेरा गलत है ना? रॉ मटेरियल खराब हो जाना, समझ गए? रॉ मटेरियल तुमने कोई माल मंगाया था, वो लॉस में चला गया, या रास्ते में माल खराब हो गया, आते आते मतलब कई बार कंटेनर टूट जाते हैं, डब्बे खराब हो जाते हैं, इस टाइप से आप मान के चलो। तो मतलब जिसे तुम यूज नहीं कर सकते, हो सकता है तुम उस सामान को क्या कर दो, कबाड़ में बेच दो। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो कबाड़ में बेचने से तुम्हें क्या मिलेगा? पैसा। और पैसा मिलने से क्या होगी? रिलायजेबल वैल्यू लिखी है मैंने। कबाड़ में बेचने जितना पैसा आएगा उससे तुम्हारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर? लेकिन ये ध्यान रखना, ये लॉस कौन सा होना चाहिए? नॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस कभी माइनस नहीं होता। एबनॉर्मल लॉस को तो अलग ही कर देते हैं बिल्कुल हम। आया समझ में? नहीं आया? मतलब अगर मान के चलो, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता ना, कौन सा होता? समझ जाओगे? एब लिखा मैंने, एब लिखा ए बी। एबनॉर्मल लॉस होता तब मैं यहां से क्या माइनस करता? कॉस्ट। देखो नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट माइनस मत करना, क्या माइनस करना? रिलायजेबल वैल्यू। और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो क्या माइनस कर देना? कॉस्ट। क्योंकि वो कॉस्ट यहां से हटके कहां चलेगी? कॉस्टिंग पीएनएल में। आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि मैंने बताया था कि एबनॉर्मल कॉस्ट को हम अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इस वजह से यहाँ से हट जाएगी और कॉस्टिंग बिल में ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे प्योर वही कॉस्ट निकल कर आएगी जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, जो कंजम्पशन कॉस्ट। आया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं आई? बढ़िया। देखिए मैंने आपको बता दिया जो मेन है वो ये तीन हेडिंग ही है, समझ गए? ये हमारा क्या निकल जाएगा? लाला जी बोलो ना, लाला जी। रॉ मटेरियल। क्या बात है। और इसे क्या बोल देंगे? #1। समझ गए? तो ये एक वर्किंग है किसकी? इसकी, #1 की। आया समझ में? नहीं आया? बोलो फटाफट से, आया ना? कोई दिक्कत? चले। अब देखो यहाँ पर बात आ रही है फिर किसकी? डायरेक्ट लेबर की। अब मैंने डायरेक्ट लेबर तो बता दिया ना, इनकी वो लेबर जो कि डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? प्रोडक्शन से कनेक्टेड है। तो देखो अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट लेबर की, ठीक है ना, तो देखो डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आ जाएगा? देखो क्या लिखा है, बोलो। वेजेस, सैलरी, है ना? पढ़ते रहो। अलाउंस, इंसेंटिव, ओवर टाइम, बोनस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड, प्रोविडेंट फंड, अदर सिमिलर फंड, अदर बेनिफिट, मेडिकल लीव पे, फ्री सब्सिडीज, फूड लीव, ट्रैवल कंसेशन, प्रोविजन। समझ गए? चलो यहां तक क्लियर है? 100 बात की एक बात, जो भी हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, किसी भी कुछ भी दे रहे हो उसे हम, वो वेजेस, वो लेबर का पार्ट है। उसे बोनस दें फंड के लिए, उसे आज दें भविष्य के लिए, उसका पैसा उठा के रखें, सब क्या है हमारे लिए? कॉस्ट। अब जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, मिलता तो भविष्य में है ना, बट उसे निकाल के तो आज ही रखना है ना। तो कॉस्ट हमारी आज ही पैदा हो रही है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? लागत हमारी आज ही पैदा हो रही है। अगर मैं एम्प्लॉय की प्रोविडेंट फंड में, डायरेक्ट लेबर के प्रोविडेंट फंड में पैसा डलवाता हूं, तो लागत मेरी आज ही पैदा हो रही है, चाहे उसे पैसा भविष्य में मिले, बट हमारे पास से पैसा आज ही जाता है। आया समझ में? नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो 100 बात की एक बात ये कि हम अपने लेबर को जो भी दे रहे हैं, और कौन सी लेबर? जो डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोडक्शन है। समझ गए? वो सब इधर आएगी। आया? अब बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। आ जाओ, क्या लिखा है, पढ़ो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो तुम्हें बड़े प्यार से समझ में आएगा। देखो पावर एंड पावर, फ्यूल, स्टीम वगैरह। वाह, बदतमीजी पे बदतमीजी करे यार है मेरे साथ। छोड़ो, ये कर लूंगा। पावर, फ्यूल, स्टीम, समझ गए? रॉयल्टी दिया था, हायर चार्जेस। कई बार हम पता क्या करते हैं, ऐसी मशीनरी या इक्विपमेंट वगैरह खरीद के लाते हैं
जो हमारे पास नहीं होती हैं, आएगा ना, मतलब किराए पे लाते हैं, तो उसका किराया देंगे तो वो भी डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि वो मशीन कनेक्टेड विद उससे है, उसका किराया, रेंट, फ्री टेक्निकल असिस्टेंट, जैसे मैंने बोला ना, शेफ वाला एग्जांपल दिया था, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, मोल्ड, पैटर्न, पेटेंट, अगर मोल्ड मतलब कोई भी, अगर आपने मोल्ड बनवाए, सांचे बनवा रखे हैं, किसी का पेटेंट ले रखा है, तो उसकी एमोटाइज्ड वैल्यू, मतलब राइट ऑफ वैल्यू, इस लगा, मतलब अलग शब्दों में डेप्रिसिएशन कहते हैं, पर डेप्रिसिएशन बोलना मत, मतलब इंटेंजिबल एसेट है टेक्निकली। हाँ ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ, इसके पीछे एग्जांपल देता हूँ, आपने कैडबरी बबल्स देखी होगी, चॉकलेट, है ना, अब कैडबरी बबल्स का जो देखोगे दिखने में बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन वैसा कोई और नहीं बनाता, सिर्फ कैडबरी निकालती है, ना नेस्ले बनाती है, ना कोई और कंपनी बनाती, सिर्फ कैडबरी ही बनाती है वैसे चॉकलेट, बोलो हाँ, ये ना, नाम भी कैडबरी बबल है ना, कंपनी के नाम से ही है, ब्रांड के नाम से ही है ना। तो यानी कि कैडबरी ने क्या करा होगा, उस चॉकलेट को मार्केट में लाने से पहले उसका जो मोल्ड बनवाया होगा, उसका क्या लिया होगा, पेटेंट लिया होगा, समझ गए, डिजाइन का पेटेंट लिया होगा, समझ गए। अब वो जितने का भी पड़ा हो, क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, तो वो आपका यहाँ पर क्लियर होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट से कनेक्टेड है डायरेक्टली, बट ना वो मटेरियल है ना वो लेबर है, तो वो अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, वो भी डायरेक्ट में क्लियर ही नहीं है। चलिए जी, बाकी तो नॉर्मल सी चीजें हैं, जैसे कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया स्पेसिफिकली बनाने के लिए प्रोडक्ट पे, कई बार होता है ना, तो वो तुम्हारा क्या लाएगा, अदर एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, समझेंगे मेरी बात। आगे आ लाला जी, बोलो फटाफट से, आइए ना, आगे बढ़े, चलो। तो ये जब मैंने बोला प्राइम कॉस्ट आ जाएगी हमारी, तो प्राइम कॉस्ट आने के बाद अब बेटा हम ऐड करेंगे, बेटा हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, हाँ जी, बेटा हम इसमें ऐड करेंगे, देखो डायरेक्ट खर्चे सारे आ गए। अब डायरेक्ट खर्चे के बाद कौन से खर्चे बचते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का नया नाम क्या था, ओवरहेड। ओवरहेड किस लेवल पे होते हैं, 3 लेवल पे, कौन कौन से, फैक्ट्री, एडमिन और ऑफिस, सॉरी फैक्ट्री, एडमिन एंड सेलिंग। तो पहले कौन सा पकड़ेंगे, फैक्ट्री, सीक्वेंस में लेना है हमें, समझ गए, तो पहले ले लो फैक्ट्री। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो सकता है, मे बी फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का बिजली बत्ती पंखा पानी, समझ गए। देखो फैक्ट्री की बिजली फैक्ट्री ओवरहेड है, बट प्रोडक्शन में पावर यूज होती है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, पावर फ्यूल वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैंने बताया था पहले भी। अगर वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी तो वो यहाँ है, वर्ड है पावर तो वो यहाँ है। आया समझ में नहीं आया, क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, बोल दीजिए फटाफट से हाँ या ना। चले, कोई दिक्कत, फैक्ट्री का रेंट ले लो, है ना, मशीनों के ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन ले लो, फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है ना। फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी करवाते हैं लोग, मशीनों का भी इंश्योरेंस करवाते हैं लोग, वो ले लो, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री का बिजली बत्ती पंखा पानी किराया भाड़ा इंश्योरेंस इंश्योरेंस सब किसका पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट, क्या लेंगे, क्लियर है नहीं है। जब तुम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दोगे, तो बेटा तुम्हारा निकल कर आएगा, सुन लो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आएगा, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करने के बाद वाली कॉस्ट, क्लियर ही नहीं है। अब मेरे बेटा देखो ऐड, यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, इधर देखना, ओपनिंग WIP, लेस करूंगा क्लोजिंग WIP, मेरी बात क्लियर हो गई, ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP, क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई नहीं हो गई। अभी ओपनिंग और क्लोजिंग WIP क्या होती है, पहले हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बात क्लियर हो गई, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP। अब देखो मैंने क्या बोला था कि तीनों इन्वेंट्री यूज करूंगा मैं, तो रॉ मटेरियल को तुमने यूज कर लिया, अब वर्ड WIP का यूज कर रहे हैं। WIP का मतलब क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, बोलो हाँ या ना। अब देखो बात समझना जरा, मुझे इतना बताना कि जब हम कोई काम करते हैं तो क्या काम पकड़ के एकदम खत्म कर देते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आज मैंने तुम्हें क्वेश्चन पढ़ाना शुरू किया, आज ही खत्म हो जाएगी, मेरे बड़ी मैंने बोला ना इंट्रो अच्छा खासा चलेगा इसका, है ना, लगभग घंटा 1.5 घंटा हमारा इंट्रो इंट्रो में चला जाएगा, बात क्लियर होगी ना होगी, बोलो हाँ ये ना। लेकिन खत्म तो नहीं होने का ना मेरे बेटा जी, आज यानी कि मैं कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ूंगा,
चाहे ये कह लो कि कोशिश नहीं करेंगे आज हम, लेकिन कुछ ना कुछ अधूरा तो छूटेगा हमारा। बोलो हाँ या ना। तो वो अधूरा, अब जब मैं अगली क्लास में तुमसे मिलूंगा तो अगली क्लास में क्या करूंगा, मैं कुछ नया पढ़ाना शुरू कर दूंगा, पहले अधूरे को पूरा करूंगा, अधूरे को पूरा करूंगा। कॉमन सेंस है ये नहीं है? तो ये चीज यहाँ पर भी आती है। ओपनिंग WIP का मतलब है पहले से कितना अधूरा काम था, और क्लोजिंग का मतलब है इस वक्त अब अधूरा कितना बच रहा है। सवाल है कि ओपनिंग को मैं ऐड कर रहा हूँ, क्लोजिंग को मैं लेस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पहले मैंने ऐड करने का मतलब है, अब देखो हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमें क्या बनाना है, फिनिश गुड्स। तो मुझे बताओ पहले फिनिश गुड्स कौन सा बनेगा, नया माल बनेगा या पहले पुराना वाला बनेगा? पुराना अधूरा फिनिश बन जाएगा। तो ये फिनिश में फिनिश बन चुका है, इसे मैंने ऐड कर दिया। फिर इसको फिनिश करने के बाद मैंने मटेरियल, लेबर और खर्चे लगाए। अब इनमें से जो अधूरा रह गया वो मैंने माइनस कर दिया। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा बोलूं, देखो ये तो पूरा हो गया, इसे ऐड कर दिया। फिर मैंने और मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस लगाए, उसमें से जो अधूरा रह गया वो माइनस कर दो, क्योंकि मैं क्या निकालना चाहता हूं, कितना पूरा हो गया। एक तो ये पूरा हो गया, एक तो ये वाला पूरा हो गया ओपनिंग वाला, और क्या हुआ, इसको हटा दूं, इसमें से लेस कर दूं, तो कौन सा पूरा हो गया। तो कुल मिला के मैं ये निकालना चाहता हूं नयन बेटा, मैं ये निकालना चाहता हूं कि नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या है नयन, कि एक तरीके से जो मेरा फिनिश स्टॉक बना है, जो मेरी प्रोडक्शन हुई है, समझ गए, जो मेरी प्रोडक्शन हुई है उस पे फैक्ट्री लेवल पे कितनी कॉस्ट आ रही, नेट कॉस्ट, फैक्ट्री लेवल पे कॉस्ट ओनली, फैक्ट्री की कॉस्ट से खाली है। आया समझ में नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? आया ना? यहां तक पता क्या था, बिल्कुल सेम फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट पहले भी था और अभी भी इतना ही है, ठीक है। इसके बाद से नया फॉर्मेट चेंज हुआ, अब पुराना फॉर्मेट तो पढ़ाते ही नहीं है, नए फॉर्मेट में नई नई हेडिंगें आ गई। कुछ चीजें पहले मतलब कुछ एक्सपेंसेस के पर्टिकुलरली हेडिंग्स नहीं थी, उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट मान लिया जाता था, बट अब उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड की हेड में डाल के अलग से हेडिंग में तब्दील कर दिया गया। जैसे कि अब नई नई हेडिंग डाल रहा हूँ, देखो अब इसके बाद अगर कोई कंपनी क्वालिटी कंट्रोल पे काम करती है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, जहां तक तुम्हें देखने को मिलता होगा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्वालिटी पे काम करती हैं, बोलो हाँ ये ना, उन्हें स्टैंडर्ड पे प्रोडक्ट देना होता है, अगर वो स्टैंडर्ड पे नहीं देंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाकायदा क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो लैब बनाती है। क्या बनाती है? लैब, बाकायदा लैब बनाती है, मैंने देखी भी है। मतलब अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मेरा भाई है, मतलब कजन ब्रदर है मेरा, मामा का लड़का है, उसकी शादी हुई थी कानपुर से बेसिकली, और उसके जो ससुराल वाले हैं उनके पास है मतलब एक प्रोडक्शन हाउस है उसका, पार्ले जी का बेसिकली, मतलब पार्ले जी का प्रोडक्शन करते हैं, वो बिस्कुट बनाते हैं बेसिकली, मतलब पूरी पैकेजिंग वैकेजिंग सब करते हैं। अब पार्ले जी क्या है, खाने वाली चीज़ है ना, ठीक है। और उनका खुद का भी अपना ब्रांड है मयूर के नाम से, जिसका वो प्रोडक्शन बहुत बड़ा लेवल पे करते हैं। मतलब मैंने जिंदगी में सबसे पहले बड़ा प्लांट वही देखा था अपनी जिंदगी में, तो अलग ही लेवल का प्लांट है। मतलब एंट्री करती पार्ले जी की खुशबू आनी शुरू हो जाती प्लांट में, समझ रहे हो, नाम है बेसिकली, ठीक है। फिर उनके अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट हैं, हमारे घर में भी आ जाते हैं। मतलब वो जब भी अपनी क्योंकि उनकी मतलब अब तो उनकी बेटी हमारी भाभी हो गई, तो वो जब भी सामान भेजते हैं, जैसे होता है ना 30 टारे भेजना, तो ट्रक भेजते हैं एक्चुअल में वो, ठीक है ना। ट्रक का मतलब काइंड ऑफ छोटा हाथी, उस छोटे हाथी में उनके जितने प्रोडक्ट होते हैं, लाइक पार्ले जी, रिफाइंड और सोयाबीन की बड़ियाँ, आटा, मैदा, जो भी उनके ब्रांड से आता है भर के, और वो पूरे खानदान में बंटता है, समझ रहे हो ना? अब वो कार्टन जो होते हैं वो हमारे घर में भी आते हैं, सबके घर में भी आते हैं, ठीक है ना, बुआ बेटे भाऊ बहन सबके घर में चले आते हैं, समझ गए। तो अब वो अब जैसे सोयाबीन की बढ़िया बना रहे हैं वो, मैदा, मैदा मतलब मैदा मैदा प्रोड्यूस कर रहे हैं, आटा वो बना रहे हैं, है ना, पार्ले के बिस्कुट बना रहे हैं, स्पेसिफिकली वैसे बात करेंगे ना। देखिए अगर आप खुद का कोई ब्रांड बना रहे हो तो लैब की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब गवर्नमेंट की नेसेसिटी को, कोई लोग तो फर्जी लैब बना लेते हैं भाई दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए, बट
इफ यू आर वर्किंग विद बिजनेस टाइकून, जो बड़े लेवल के लोग हैं, और बड़े लेवल के लोग हैं, मतलब बड़े लेवल के तो ये भी है, बट इनका अपर लेवल क्या होता है, इनका अपर लेवल होता है लाइक टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे लोग, क्योंकि ये खुद नहीं बनाते बहुत चीजें, हर चीज का प्रोडक्शन ये खुद नहीं करते, टाटा खुद नहीं करते, समझना। अब एक गाड़ी बनाने में टाटा को कितना सामान चाहिए सोचो, हर चीज का प्रोडक्शन अब थोड़े ना बनाएगा टाटा, क्योंकि उसको मैनेज भी करना पड़ेगा उसे, और इतना मैनेज कर वो क्या, छोड़ो ना यार, छोड़ो, हम जैसा कहेंगे दुनिया हमारे अकॉर्डिंग काम करेगी, समझ गए, है ना। फिलिप्स है, अब एग्जांपल दो, फिलिप्स है, फिलिप्स खुद थोड़े बनाता सामान, खुद बनाता, ये जैसे रोड है, ये दिख रही रोड, ये वाली रोशनी, अब यही बनती है कवि नगर में ये जो रोड है, ये रोड जो है, इसका पूरा आउटर शेल ये कवि नगर में बनता है, मामा जी की फैक्ट्री में फिलिप्स के लिए, समझ गए बात कर रहे हो। अब सोच लो, अंदर सिर्फ एलईडी लगाने का काम है उसका, वो भी किससे लगवानी पता नहीं, और पूरा आउटर शेल एज पर स्टैंडर्ड जैसा वो कह रहे हैं बना के देते हैं, तो और उनकी ही कॉस्ट पे बना के देते हैं, उनकी ही कॉस्ट पे, समझ गए। मतलब सीधा बताते हैं, देखो दी प्रोडक्ट को बनाने की ये कॉस्ट आती है, ऐड करो तुम्हारा मार्जिन, मार्जिन खुद ही ऐड करके दे देंगे, इतना तुम्हें मार्जिन देंगे, बात पकड़ो कॉन्ट्रैक्ट, सालों साल 1.5 साल तुम्हारे साथ काम करेंगे, समझ गए। अब एक ऐसा क्लाइंट मिल जाए किसी प्रोडक्शन हाउस को, फैक्ट्री बंद ही नहीं होती भाई, फैक्ट्री नहीं बंद होती, क्योंकि उसे मार्केटिंग कुछ नहीं करनी, सेल्स दिमाग नहीं लगाना, ऑलरेडी एक क्लाइंट है जो दे रहा है साल के 150 से 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, क्या दिक्कत आ रही है? जो क्लाइंट जर्नली नहीं भगते, जर्नली नहीं भगते, वो छीन लीजिए बात अलग है, लेकिन बना के चलोगे तो नहीं भगते, मैं तुम्हें बता के चलूँ, नॉर्मली नहीं भगते, एकदम से ऐसे भगने वाली बात नहीं आती। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वाली मैंने कॉस्ट की बात करी, इतना तुम्हें एग्जांपल दे दिया डेप्थ में, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। तो क्वालिटी कंट्रोल समझ गया ना मैंने क्या बताया, अगर कोई कंपनी इस पे काम कर रही है तो वो अलग से हेडिंग डाल के डालेगी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, मतलब एक तरीके से मान के वो लैब जो बना रही है उस लैब का खर्चा है, जैसे लैब में इक्विपमेंट है तो उसका डेप्रिसिएशन ले लो, है ना, वहाँ पे कोई बंदा बिठा रखा है तो उसकी सैलरी वैल्यू ले लो, समझ गए। ये क्वालिटी मतलब उस एक कमरे का खर्चा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनती, छोटी थी। मैंने मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मैंने कि वो कानपुर में मैंने पकाया था, उन्होंने लैब बंद कर रखी थी क्योंकि हम शादी के पर्पज से गए थे, और बाराती तुम्हें पता है हुड़दंग मचा देते तो पता लगे हम ही लैब के अंदर हुड़दंग मचा देते, तो ये वाली बात थी, ठीक है। तो लैब में मैंने कुल मिलाकर लैब को कैसे देखा था बताया था, शीशे की लैब थी, मैंने ऐसे झांका था, समझ गए। हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि सरस्वती विद्या मंदिर की बायो लैब में आ गया हूँ मैं खैर मैंने देखो एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल्स तुम्हें दे रहा हूँ, उसमें और बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ऐड, रिसर्च एंड अगर डेवलपमेंट की कॉस्ट अगर कोई कंपनी करती है तो, अब देखो मैंने वैसे आपको वर्ड का मीनिंग तो बताया था, याद है ना, एग्जांपल देते रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तूने तो थ्योरी में ले लिया होगा, वीडियो में बोला था मैंने, थ्योरी वाली वीडियो में था, जो तू कहता वो वीडियो पढ़ा दे, वो थ्योरी पढ़ा देना मुझे, ठीक है ना। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है कि अपनी क्वालिटी को सुधारने के लिए, अपने प्रोडक्शन को सुधारने के लिए अगर आप कोई और नई चीज इन्वेंट कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल डेवलपमेंट है कि इंप्लीमेंट करना, बहुत बढ़िया है ना। रिसर्च का मतलब क्या है कि पहले खोजना, और खोज कर ये पता लगाना कि हाँ ये चीज सही है, नाउ अब उस पर इंप्लीमेंटेशन, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, इंप्लीमेंटेशन लगाना है, अपना वर्क फोर्स लगाना है, वो इंप्लीमेंटेशन में ला देना, वो डेवलपमेंट होता है, समझ गए। बात क्लियर होगी नहीं होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अपनी ही कंपनी का दे दूंगा एग्जाम्पल यहाँ पर तुम्हें मैं, जैसे कि जैसे अभिषेक और मैं ना, मतलब 2000 आज अब चला 2022 में हम ऑफिस से बात है वही ट्रेडिशनल पैटर्न पे ही काम कर रहे थे, जहाँ पर प्रोजेक्टर है प्रोजेक्टर से पढ़ा दिया है, जहाँ पे व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड पे लिखा, जैसे ज्यादातर व्हाइट बोर्ड और मार्कर का यूज कर रहे थे हम। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ज्यादातर हमारा साथ यही हो रहा था, ठीक है। अब हम ये सोचे थे कि यार पैनल लगाना है इंटरेक्टिव पैनल, बट अब पॉइंट क्या आता है, ऑफकोर्स वी आर बनिया, है ना। तो हम ये सोचेंगे यार अब नई टेक्नोलॉजी एजुकेशन में चल तो ये रही है कि ट्रेडिशनल है,
मेरा वाला, अबे दो मिनट बेटा, जानवर आ गए, जानवर आ गए। मर्द और औरत में ना भेद कर रहा है भाई, वो बीच है, कुतिया है भाई, ये रोज आ जाता है, ये रोज आ जाता है पूरे बिना बात की डॉग बना रहा है। अगर ये मान के चलिए पग, मान के चलिए पग अगर बोलता हुआ होता है, अगर ये बोलता तो ये क्या बोलता तुझसे? आई एम ब्लडी बिच मैन, ये बोलता वो तेरे से। और हो सकता है कि वो तुझे और कुछ बोल देता, तेरे तेरे को इंसान क्यों बोलता हूँ, तेरे को कहता बुलडॉग। चलो आओ, चलो 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 चलो, मेरी बात चलो भाई। तो अब मैं और अक्षय सोचे थे लेना ले लेना ले। अब हमने बहुत जगह पहले रिसर्च करी, कई जगहों पे हमने बातें करी, कितने का पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट है, कैमरा, माइक, सिस्टम, पैनल, सब कुछ क्यूमुलेट करना। फिर दू पता क्या है, अब अमाउंट आपको पता है, एक वाइट बोर्ड 2,000 रुपये का आता है उसमें कुछ भी कॉस्ट नहीं है, देखा जाए है कुछ कुछ, देखो 2,000 रुपये कुछ भी नहीं है। अगर वो टूट, मतलब मान के रास्ते में आते तो टूट भी जाए तो दुख थोड़ा कम होगा, होगा लेकिन आज वो कल खत्म, ऐसे ही होगा, ये नया ले लिया जाएगा दोबारा से। बट अब हम ये कहते हैं, हम ये लगवाना है, पैनल लगवाना है, कैसे करें, और लगा लेंगे तो यूज करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, वो जिस लेवल पे हम बेनिफिट देना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो होगा नहीं होगा, समझ दिस इज रिसर्च। अब इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत तो खर्चा हमारा इंक्लूड हुआ होगा। तो वो जैसे हम नोएडा गए, नोएडा में देखने गए, है ना, कई जगह नोएडा में सर्च करा, तो आने जाने का हमारा कन्वेंस का खर्चा आया है, और चाट पकौड़ी भी खाई होंगी हमने रास्ते में, है ना, बैठे भी होंगे कहीं ना कहीं के लिए, तो वो सब रिसर्च का खर्चा आ रहा है, बात क्यों। अब डेवलपमेंट क्या हुआ, टनाटन ऑर्डर करा, प्लेस करा, आ गया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। तो कई बार कंपनियों ने प्रोसेस को अच्छा करने के लिए, एनहांस करने के लिए, क्वालिटी को बेटर करने के लिए खर्चा करती है, तो R&D का खर्चा कहलाता है, समझ गए, बात क्लियर हो गई। उसके बाद और क्या खर्चे होते हैं जो हमें ऐड करने, ऐड करो, ऐड करो। देखो ओवरहेड, दूसरा ओवरहेड कौन सा था हमारा, एडमिन। देखो क्या लिखेंगे, एडमिनिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ, पहली हेडिंग नहीं होती थी, अभी नए फॉर्मेट के अंदर है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। पहले जितना भी एडमिन खर्चा होता है ना, मैनेजमेंट, किसी भी लेवल पे मैनेजमेंट हो, ऑफिस में मैनेजमेंट हो, फैक्ट्री में मैनेजमेंट हो, किसी भी लेवल पे मैनेजमेंट हो, समझ गए, वो सब एक जगह चले आता था। अब एडमिन ओवरहेड को दो जगह बांट दिया, एक होता है एडमिन ओवरहेड रिलेटेड विद प्रोडक्शन, वो अलग कर दिया। अब जैसे कि सुपरवाइजर होता है, अब सुपरवाइजर प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ लेबर को देखने का काम करता है, तो लेकिन वो मैनेजमेंट में तो काम कर रहा है ना, है ना, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर है, हाँ है ना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर पार्ट आता है, कि वो फैक्ट्री का मैनेजमेंट देख रहे हैं, बट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ज्यादातर पहले से हम क्या कहाँ डालते थे पता है, जनरली फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देते थे, लेकिन अब इसे बोला बाइफरकेट करो, फैक्ट्री ओवरहेड करो, फैक्ट्री ओवरहेड। और अगर आप फैक्ट्री के मैनेजमेंट में खर्चा कर रहे हो, प्रोडक्शन के मैनेजमेंट में खर्चा कर रहे हो, तो वो अलग आएंगे, बात क्लियर हो गई। आ गया लेस, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, लेस, लेस में क्या लिखेंगे,
क्रेडिट फॉर रिकवरीज। ठीक है ना, या आप इसे कह सकते हैं स्क्रैप सेल या बाय प्रोडक्ट सेल। अब देखो हरित, जो तूने एग्जांपल दिया था ना, ये वो एग्जांपल है कि जैसे कटिंग निकल गई, यही कह रहा है ना। जैसे आपको पता है कि चलो, जैसे जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, क्लॉथ का मतलब एक तरीके से रेडीमेड गारमेंट। आपको पता है कपड़ा, जब आपका कोई भी कपड़ा सिला जाता है तो कटिंग निकल जाती है, पूरा 100% आप कपड़ा यूज़ नहीं करते, कुछ ना कुछ कटिंग भी निकल जाता है। अब वो कटिंग जो है वो उनके किसी काम नहीं आती, टेक्निकल है, वो रिसाइकिल हो जाती है मतलब। लेकिन वो जो कपड़े के लत्थे होते हैं वो भी बिकते हैं। कभी आपने देखा कोई रिक्शे वाला कपड़े की गांठ मतलब लेके जा रहा है ना, बड़े बड़े गए है ना, किलो के भाव में ले जाते हैं। हाँ है ना, ये बिकते हैं सब कुछ, ये रिसाइकिल हो जाते हैं दोबारा से, दोबारा प्रोडक्शन हाउस में चले जाते हैं कपड़ा बनने के लिए। समझ गए मेरी बातों को आप? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ है ना। तो अगर तुम उसी को बेच रहे हो तो वो क्या है तुम्हारे लिए? रिकवरी है, मतलब तुम्हारी कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब इस काइंड ऑफ इनकम है। और उस इनकम से क्या होगा, तुम्हारी कॉस्ट कम हो जाती है। आया समझ में नहीं आया? हाँ, इसके नहीं, बाय प्रोडक्ट अलग है, बाय प्रोडक्ट अलग है। मैंने मैंने क्या लिखा है, क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप सेल कह दो, ये बाय प्रोडक्ट, ये मतलब कुछ भी हो। अब बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है? बाय प्रोडक्ट का देखो बेसिक डेफिनेशन तो ये होती है कि जब एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और एक प्रोडक्ट बनाते वक्त एक और प्रोडक्ट निकल गया, उसे हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। लेकिन बाय प्रोडक्ट को ऐसा कहते हैं कि वो बहुत मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है, हम ये मानते हैं कि वो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर देता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री जो होती है, जब वो शुगर बनाती है, शुगर इंडस्ट्री जो होती है जब वो शुगर बनाती है तो वो करती क्या है नॉर्मली, शुगर शुगर बनाती है ना, तो शुगर बनाते वक्त वो बैगा से मतलब शुगर केन खरीदती है, गन्ना खरीदती है। तो वो जब गन्ने से शुगर बनाती है तो बीच में दो प्रोडक्ट निकलते हैं, एक होता है मोलासिस, एक होता है बैगासिस। मोलासिस का मतलब होता है एक तरीके से जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को अलग कर देते हैं। एक निकलता है व्हाइट प्रोडक्ट जैसे शुगर बनती है, और एक होता है ब्लैक प्रोडक्ट जिससे ड्रग्स बनता है, दवाइयों में काम आता है, वो मोलासिस होता है। शीरा कहते हैं हिंदी में, शीरा। समझ गए? और दूसरा बैगासिस। बैगासिस क्या होता है बेटा तुम्हारा, जैसे कि जो छिलका होता है किसका, गन्ने का, तो वो सब बिकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा मेजर पार्ट नहीं होता। समझ गए? देखो अगर तुम इमीडिएटली मोलासिस को बेच दोगे तो वो ज्यादा कॉस्टली नहीं बिकेगा, क्योंकि शीरा बनाकर बेचना, स्टोर करके रखकर बनाकर बेचना, वो फिर मतलब जब ड्रग बन जाता है तब महंगा हो जाता है ना, वो अलग हो जाती है। ब्राउन शुगर पता है किसे क्या है? ठीक है। बात क्लियर हो गई? मेरी बात क्लियर हो गई? अब यानी कि शुगर बनाते वक्त तुम्हारे दो प्रोडक्ट निकले बेटा, एक मोलासिस और एक बेगासिस। अब मुझे बताओ, मान लो मैं एक शुगर मिल हूँ, ठीक है ना, मैं शुगर बना रहा हूँ। अब मुझे शुगर बनाने में मैं बहुत सारी लागत लगा रहा हूँ बेसिकली, लेकिन मैं लागत वसूल भी तो कर रहा हूँ। कैसे? मोलासिस या बेगासिस को बेचकर, तो बेचकर पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मेरी कॉस्ट डिडक्ट हो जाएगी। तो मैं पूरी कॉस्ट लिख रहा हूँ शुगर की, और जो जितने में बिके मेरे बाय प्रोडक्ट उतने मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आया समझ में नहीं आया? मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, इसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। आया समझ में नहीं आया? बोलो फटाफट से हाँ या ना मेरे बच्चे। इतनी बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलो। फिर बेटा इसके बाद हम ऐड करते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। बोलो कौन सी कॉस्ट? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अब पता क्या है, पहले क्या होता था, प्राइमरी पैकिंग को ना रॉ मटेरियल का पार्ट मान लिया जाता था, मतलब उसे ऊपर जहां तुमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वहीं पर ही इसे वहीं पे दिखाया जाता था इसे प्राइमरी पैकिंग को। क्योंकि प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता था कि जैसे अगर टूथपेस्ट है, समझ गए, तो टूथपेस्ट में टूथपेस्ट खुला तो बिकेगा नहीं, एक ट्यूब के अंदर बिकेगा, आ गया ना। तो वो जो ट्यूब है, और ट्यूब एक डब्बे के अंदर बिकती है, मतलब एक जगह वो पैकिंग जो प्रोडक्ट के साथ चलती है, बिना उस पैकिंग के प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी पैकिंग कहलाएगा। तो ऐसा कहा जाता था कि प्राइमरी जो पैकिंग है वो प्रोडक्ट का ही पार्ट है, और प्रोडक्ट की मटेरियल कॉस्ट में ऐड होगा। समझ गए? बट नाउ अब नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्राइमरी पैकिंग को अलग कर देते हैं, मतलब प्राइमरी पैकिंग को रॉ मटेरियल का पार्ट नहीं बनाते, बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे अलग कर देंगे उसको। आया समझ में नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई?
कोई दिक्कत इस बात में? आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा मेरे बेटे जी? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। आ गया? आगे चले, बहुत बढ़िया। जब हम इसे ऐड कर देंगे प्राइमरी पैकिंग को, बाय प्रोडक्ट का एक एग्जांपल और दूं, मन में आ रहा है, दे दूं? कहाँ से आवाज आ रही है? हेलो, बोलिए। जी बोलिए। मैम ये तो मेरी वाइफ ही बताएगी, मुझे तो पता नहीं है। हम्म, 2 मिनट। तो ये इतना करने के बाद बेटा हमारा क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि जो भैया जो हमने माल बनाया, माल बनाने बनाने में कितनी लागत आ गई हमारी, ठीक है? माल बन के तैयार है हमारा। अब देखो, अब तीसरी इन्वेंट्री बची थी, याद है कौन सी? फिनिश गुड्स। देख लो ना, रॉ मटेरियल आपने यूज कर लिया, WIP आपने दिखा दी, अब क्या करोगे? बोलो। ओपनिंग, फिनिश, स्टॉक, ये क्या कर देना? ऐड। और लेस क्या कर दोगे? बोलो फटाफट दे। ये बात समझ में आ गई क्यों करा? है ना, तुम्हें तो आ गया होगा, इतना तुमने कर लिया है, ठीक है? कैसे? देखो, हमारे पास इतना माल पहले से था जिसे हम बेच सकते थे, इतना माल हमने बनाया। सपोज ऐसा एग्जांपल ले लेते कि 1 लाख रुपए का माल पहले से था, 20 लाख रुपए का माल बनाया, तो टोटल माल कितना हो गया? 21 लाख का। 21 में से अभी 4 लाख का माल बच रहा है, तो 21 में से 4 गए, 17 लाख का माल कहाँ गया दीदी? बेच दिया। समझ गए? प्लस माइनस करने के बाद तुम्हारा निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतनी मेहनत निकलती है इसे निकालने में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लगा फॉर्मूला, निकाला आंसर। कॉस्ट ऑफ, सब उसमें इंक्लूड हो जाता है ऑटोमेटिक ही। समझ गए? आ गया? इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बात क्लियर होगी लाला जी? अब इसके बाद देखो, मैंने बोला ना, जैसे ये हेडिंग पता क्या थी? ये पहले नहीं थी इतनी हेडिंग है, पहले तो खाली एक ही हेडिंग आती थी, मैं तुम्हें सिर्फ बता के चलूँ, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब इतनी हेडिंगें बना दी गई है, तुम्हें कंठस्थ होनी चाहिए, क्वालिटी की, R&D की, एडमिन वाले, प्रोडक्शन वाले, एडमिन वाले, क्रेडिट रिकवरी, प्राइमरी वाली। समझ गए? अब इसके बाद फिर, इसके बाद पहले नॉर्मली आती थी सेलिंग ओवरहेड, बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगेन यहाँ पे हेडिंगें बढ़ाई गई हैं। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, लिखो, दोबारा लिखेंगे क्या? एडमिनिस्ट्रेशन
एडिव ओवरहेड ब्रैकेट में ऊपर कौन से थे, जर्नल, सॉरी प्रोडक्शन वाले, क्या लिखेंगे, जर्नल, मतलब उनको छोड़ के। अब जर्नल क्या हो जाएंगे, जैसे जो हमने कहीं ऑफिस ले रखा है वहाँ पे बिजली बत्ती पंखा पानी सैलरी, वहाँ पे स्टेशनरी पेपर प्रिंटिंग का एक्सपेंस वगैरह, समझ गए, ये सब आ जाएगा। क्लियर है, चलो और ऐड करो, ठीक है ना। सेलिंग ओवरहेड, कौन सा ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। अब सेलिंग ओवरहेड कौन से होते हैं, सेल करने में, जैसे एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करना, जो सेल्स डिपार्टमेंट है ना, उसकी कॉस्ट, अगर तुमने सेल करने के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखा है, उसकी मेंटेनेंस फीस वगैरह अगर पे करते हो, जो सेल्स का जितने स्टाफ उनकी सैलरी वगैरह पे करना, समझ गए, वो सेल है। लेकिन एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वैसे हम इसकी एक ही हेडिंग लगा देते हैं, सेलिंग है डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन दोनों में अंतर बता रहा हूँ, मैंने बता भी रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लगे, डिलीवरी करने का खर्चा, जैसे ही ना पिज़्ज़ा वाला बाइक लेकर आता है, तो पिज़्ज़ा वाला जब डिलीवरी करता है तो बाइक, लाइक अगर मान के तुमने कोई एजेंसी जेप्टो या जोमेटो इनको हायर कर रखा है, तो इनको जो तुम पैसे दे रहे हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई एजेंसी हायर करके, तो एजेंसी का पैसा, और खुद की एजेंसी है तुम्हारी, मतलब चार लुंडे खुद ही पकड़ रहे हैं, हाँ भाई चल बाट भाई, तुम्हारे खुद के चार लुंडे बाइक लेके लेके घूम रहे हैं, तो उन बाइकों की डेप्रिसिएशन, उन बाइकों में भरने वाला पेट्रोल, उन बाइकों को चलाने वाला बंदा, उसकी सैलरी, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, आया ना। आप एक हेडिंग लगा दोगे तो सारा क्लब आ जाएगा, ठीक है, और ऐड कर दो। वैसे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, लेकिन मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, सेकेंडरी पैकिंग लिख दे रहा हूँ, वैसे मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है एक तरीके से, समझ गए दीदी, क्लियर है। अभी सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है, जैसे होता है ना कि जब माल इधर से उधर करना होता है, ट्रैवल करना होता है, माल इधर से उधर, तो वहाँ पे आप बड़े बड़े कार्टन के अंदर सामान को भर के बेचते हो, तो वो कार्टन क्या है, सेकेंडरी पैकिंग है, समझ गए। जैसे चिप्स है, तो चिप्स खुले तो बिकते नहीं है, अंकल चिप्स जो होते हैं वो एक पैकेट के अंदर आते हैं, रैपिंग में होते हैं, आप उसे खरीदते हो 10 रुपये 20 रुपये 15 रुपये वाली जो भी है, तो वो प्राइमरी पैकिंग है। लेकिन वो अंकल चिप्स की जो लड़ी होती है वो एक कार्टन के अंदर आती है दुकान पे, तो वो कार्टन क्या है, सेकेंडरी पैकिंग है, जो लोकेशन मतलब मार्केट करने के काम आती है। इसे मार्केट, इस पूरे को ना, इस पूरे को इस पूरे को आप मार्केटिंग ओवरहेड भी कह सकते हो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मार्केटिंग ओवरहेड भी कह सकते हो, एस&डी की कॉस्ट कहते हैं इसे शॉर्ट में, एस&डी की कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट। आया समझ में, नहीं आया। तो दीदी जब हम इसको ऐड कर देते हैं ना, तो ये हमारा निकलता है कॉस्ट ऑफ, बेटर फॉर्मेट ये है, पहली पहली एक्चुअली इस फॉर्मेट में बेटर होने का मतलब पता क्या है, कि कॉस्ट की रिकवरी बहुत सही करी है इन्होंने। पहले क्या होता था कि जो एडमिन ओवरहेड है ना वो ऊपर ही आ जाते थे, सारे ऊपर आ जाते थे, क्लियर ही नहीं है। तो उसमें क्या होता था कि एडमिन वाला खर्चा जो होता था ना, जो प्रोडक्ट बिक गया, समझ गए, देखो अगर मैं एडमिन वाले सारे खर्चे यहाँ लिख दूंगा, समझ गए, तो जो प्रोडक्ट बिक गया तो एडमिन कॉस्ट थोड़ी कवर हो जाती थी, और जो प्रोडक्ट नहीं बिका उसके अंदर जो एडमिन कॉस्ट पड़ी है वो रिकवर नहीं हुई है। मेरी बात समझ गए भाई, कॉस्ट कब रिकवर होगी, जब प्रोडक्ट बिकेगा। तो जो प्रोडक्ट बिक गया तो वो अपने हिस्से की जो एडमिन कॉस्ट कवर कर लेता था, और जो प्रोडक्ट नहीं बिका वो अपने हिस्से की एडमिन कॉस्ट कवर नहीं कर पाता था, जब बिकेगा तब करेगा। मेरी बात समझ आ गई। इन्होंने एक बात बोली कि भाई देखो, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के साथ चलनी चाहिए, प्रोडक्ट बिकेगा तो वो कवर होगी, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो वो कवर नहीं होगी। लेकिन उन्होंने बोला अगर हम बात करेंगे जनरल एडमिन की बात, जैसे हमने हमने अगर कोई ऑफिस वगैरह बना रखा है, वहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट बिठा रखा है, अकाउंटेंट बिठा रखा है, कैशियर बिठा रखा है, या दुनिया भर का स्टाफ बिठा रखा है ना, वो तो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है ना, वो टाइम बेसिस पे कवर हो जाना चाहिए, जिस ईयर में वो कॉस्ट हो रही है उस ईयर में ही कवर हो जानी चाहिए। बोलो हाँ, ये ना, क्लियर ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, एडमिन ओवरहेड को दो पार्ट में बांटा, कि वो जो प्रोडक्ट के साथ चलेगी और वो जो प्रोडक्ट के साथ नहीं है टाइम बेसिस पे चलेगी। इस बेस पे फॉर्मेट तैयार करा गया है। आया समझ में, नहीं आया, क्या मेरी इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। बस मेरे बेटा इसके बाद कुछ नहीं होता, इसके अंदर हम मार्जिन प्रॉफिट अपने ऐड करते हैं, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारी कौन सी वैल्यू आ जाती है, सेल वैल्यू आ जाती है।
इतना बड़ा तो अंतर आ गया, देख कितना बड़ा अंतर है। वो कंफ्यूजन देखो, कॉस्ट ऑफ सेल में और कॉस्ट ऑफ गुड्स में तुमको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, पढ़ लगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहे हो, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तुम्हें बताओ तो। हाँ है ना, ठीक है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका अस्तित्व है। लेकिन एक बात और बोल देता हूँ कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीयूजीएस देती है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग सीयूजीएस देती है, वो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। क्यों, इसका अंतर बता दो। देखो ये सीयूजीएस कैसा आया तुम्हारा, ये समझना भाई। सीयूजीएस कहाँ से निकालते थे तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? देखो बेटे, मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कनेक्शन बता रहा हूँ फाइनेंशियल से। ये सीयूजीएस के अंदर तुम सीयूजीएस कहाँ से आता था? ट्रेडिंग अकाउंट से आता था टेक्निकली, बोलो हाँ या ना। तो अगर देखा जाए, ये जो कॉस्ट होती है ना, नॉर्मली वाली जो कॉस्ट होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जैसे कि एडमिन वाली कॉस्ट पीएनएल में जाती है, एडमिन वाली कॉस्ट पीएनएल में चली जाती है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट शायद आर एंड डी की कॉस्ट नॉर्मल पीएनएल में चली जाती है, समझ गए? तो यानी कि यहाँ पे जो तुम कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में ले रहे हो, इसमें तो कई सारी कॉस्ट क्या होती है, वो पीएनएल में भेज देता है, बोलो हाँ ये ना। और पीएनएल में भेजने से क्या होता है, जो हमारे अकॉर्डिंग सीयूजीएस आ रहा है और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सीयूजीएस आ रहा है, वो दोनों में अंतर होता है, ये बात समझ के चलना। अब दूसरी बात बता रहा हूँ, इन दोनों में अंतर क्या है ये समझ लो, ये जो तू कहना चाह रहा है। इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप ऐसा मान लो कि जो कॉस्ट ऑफ सेल है वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऐसा मान के चलो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ये कहती है बेसिकली। लेकिन ऑब्वियस बात है, बारीकियों में काम कहाँ हो रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हो रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है? कहती है देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है कि जो माल मैंने बेच दिया, बोलो जो माल मैंने बेच दिया उसकी लागत मुझे कितनी पड़ी थी, मतलब वो माल मैंने कितने का बनाया, मैंने कितने का बनाया। क्योंकि देखो ना, ये आया कहाँ से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से तो आया है, बोलो हाँ है ना। तो वो उसे मैंने कितने का बनाया, बट जितने का बनाया क्या उतने में ही बिकिया वो? नहीं, उसको बेचने में भी तो मेरी लागत आ रही है, बोलो हाँ है ना। तो कह रहे हैं जो माल मैंने बनाया उसको बेचने में मेरी ये लागत आ रही है। तो कुल मिला के माल को बेचते वक्त क्या लागत आ रही है मेरी, ये समझ गए? ऐसा कह सकते हो तुम, अपनी आसान भाषा समझने के लिए ऐसा कह सकते हो, लेकिन ये टर्मोलॉजी यूज कहीं नहीं होती। जो तू टर्म बना रहा है अपने समझने के लिए बोल रहा है तू, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली टर्म यूज कहीं नहीं होती, समझ गए? कोई दिक्कत आया? क्लियर है यहाँ तक? बस इतनी सी बात समझ के चलना। बाकी देखो घिसी पिटी बातें मैंने आपको बताई दी हैं, जैसे कि अच्छा मैंने एक एग्जांपल बोलता, बाय प्रोडक्ट का दे दूँ एग्जांपल, जैसे चावल। अब चावल नॉर्मली आपने सफ़ेद देखा होगा, सफ़ेद या थोड़ा बहुत ब्राउनिश का होता है, गोल्ड गोल्ड जैसा होता है। लेकिन वो पता है, चावल जब निकलता है ना, उसके ऊपर छिलका होता है बेसिकली, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, चावल को ना मार्केट में लाने से पहले उसका छिलका उतार दिया जाता है, प्रोसेस होता है उसका नहीं उतारने का बेसिकली। अब छिलका अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है, चावल की पैकिंग अलग चलती है, लेकिन जो छिलका होता है वो कट्टों में भरा जाता है और उससे निकलता है राइस ऑयल बेसिकली, मतलब तेल निकलता है छिलके से, समझे? तो वो छिलका कबाड़ नहीं होता, वो भी बिकता है मार्केट में, समझे? दिस इज कॉल्ड बाय, मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो उसे हम बाय प्रोडक्ट कह देते हैं। क्लियर है नहीं है? उसको बेच के जो भी हम पैसा वसूल करेंगे उससे हमारे राइस की कॉस्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, ठीक है? बाकी देखो नॉर्मल सी बातें मैंने आपको बताया, तो इधर देखो, पहले एक बात और बतानी है मुझे, जो मुझे मेन है। देखो देखो जैसे आपने ना, मैं यहाँ पे जो है जो है मैं टिक मार रहा हूँ, देखो जैसे ये डायरेक्ट मटेरियल, जैसे डायरेक्ट लेबर, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर आपने क्या लिए, ओवरहेड लिए। कौन कौन से ओवरहेड लिए? फैक्ट्री ओवरहेड। फिर कौन से लिए? एडमिन ओवरहेड। कौन से ओवरहेड लिए? एडमिन ओवरहेड। और क्या लिया? R&D लिया। और क्या लिया? क्वालिटी लिया, समझ गए? और यहाँ पे क्या लिया? ये एडमिन ले लिया, सेलिंग ले लिया और डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। मेरी बात क्लियर होगी ना भाई? तो बेटा ये जो जो मैंने हरे कलर से हाईलाइट करे हैं ना, क्या करें? हरे कलर से हाईलाइट करें हैं, इसे हम बोलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। बोलो क्या बोलते हैं? फंक्शनल, मतलब फंक्शन के बेस पे कॉस्ट को बांट रहे हैं हम, काम के बेस पर। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ
एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, समझ गए? थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू बता, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? जो हेडिंग लगी है, लेकिन आपको पता है कई हेडिंगों को जोड़ के एक बेहतरीन हेडिंग बनती है, लाइक प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ गए? देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इधर देखना, इसे मैं कर रहा हूँ पीले कलर से हाईलाइट। जैसे कि पहली हेडिंग क्या निकली, कई हेडिंगों को जोड़ के जो है कि नई हेडिंग बनती है प्राइम कॉस्ट, फिर जोड़ के तुम्हारी क्या बनी, फैक्ट्री कॉस्ट, जैसे फिर तुम्हारी क्या बनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर क्या बनी, गुड सोल्ड, फिर क्या बनी। समझ गए? तो ये जो पीले पीले कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं कॉस्ट हेड। क्या बोलते हैं? बात क्लियर हो गई? बाकी मैंने बातें आपको सारी बता दी हैं, मुझे बताने लगी यहाँ पे कुछ बात बची नहीं है। ठीक है? बाकी आपको पता है एबनॉर्मल कॉस्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, जो चीज कॉस्ट का पार्ट नहीं है वो कॉस्ट शीट में आने वाली नहीं है। समझ गए? कोई एबनॉर्मल इनकम होगी, पेनल्टी वगैरह होगी, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बात क्लियर हो गई? एडवांटेज क्या हो सकता है कॉस्ट शीट के, बताओ। पहला तो हमें अपना कॉस्ट एक पूरे प्रोडक्ट की बैच की कॉस्ट या जॉब की कॉस्ट या पूरे एक प्रोडक्ट एज अ होल पता लग जाता है, कॉस्ट पता लग जाती है या पर यूनिट कॉस्ट पता लग जाती है। उसके बेस पर हम एमआरपी, सेलिंग प्राइस, मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? या हम अपने कॉस्ट की प्रोडक्ट को दूसरे की कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरिजन करना आसान हो सकता है ना? या फिर किसी भी प्रोडक्ट के अनुमान लगाने में बड़ी मदद पड़ती है हमें। आया समझ में नहीं आया? बजट बनाने में मदद पड़ती है। जैसे एग्जांपल दे दो, बहुत लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि अभिषेक और मैं कुछ सोच रहे कि यार हमें ये वाला खर्चा करना है या नहीं करना है, एक्सपेंस सोच रहे हैं करने के लिए। अब एक्सपेंस एक होता है सोच लो और कर दो, लेकिन होता है थोड़ा सिस्टमेटिकली सोच लो। तो सिस्टमेटिक सोचने का मतलब क्या है कि भाई हम साल भर में कितना कमाते हैं और हमें कितना पैसा खर्च करना होता है, तो हमारे पास कुछ बच रहा है नहीं बच रहा है। अगर बच रहा है तो उसका एक बजट बनाओ खर्च करने का, और बच ही नहीं रहा तो काहे खर्च कर रहे हो बिना बात के? फिर क्या कर रहे हो, डेफिसिट फंड इकट्ठा कर रहे हो अपने लिए, मतलब लोन की सिचुएशन पैदा कर रहे हो। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? तो ये चीजें बजट बनाने में बड़ी हेल्प करती है कॉस्ट शीट हमारी। आया? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ऐसा मान सकते हैं। आया? कोई दिक्कत? बढ़िया, समझ में आया? ये हुआ हमारा पूरा कॉस्ट शीट का इंट्रो खत्म, पूरी कॉस्ट शीट खत्म इसमें हमारी। क्लियर है? बस नेक्स्ट क्लास में क्या करना, इसे आने से पहले एक बार रिकॉल करके पढ़ के आना, जिससे हम क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरी बुक में छपे हुए 2 क्वेश्चन, तुम्हारी किताबों में छपे हुए हैं इलस्ट्रेशन 3। ठीक है? तो मैं आईसीआई के मॉड्यूल से ही कराऊंगा। आईसीआई का एक मॉड्यूल में एक क्वेश्चन ऐसा है एकदम धमाकेदार, वो क्वेश्चन अगर तुम्हारा हो गया तो वो एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हारी पूरी कॉस्ट शीट रिकॉल कर देगा। समझ गए? पूरी कॉस्ट शीट रिकॉल कर देगा। आ गया? क्लियर है? चलिए, धन्यवाद डेटा, लव यू, जय हिंद, जय भारत।